किसी के मृत्यु के अवसर पर जहां अंतिम संस्कार होता है वहां पर बनाई जाती है। इसके अंदर दो प्रकार से हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए राजस्थान की छतरियां। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए राजवंश की छतरियां। नंबर 1 बिंदु बना के राजवंश की छतरियां कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से राजवंश से संबंधित कौन कौन सी छतरियां हैं। जैसे आप देखते हैं एग्जामिनर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपको। जैसे पूछ लेता हूं मैं आपसे कि निम्न में से कौन से वंश की छतरियां महासत्य कहलाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो एक एक वंश के बारे में छतरियां जो है उनकी हम बातें करेंगे। तो हेडिंग डाल लिया आपने राजवंश की छतरियां। और राजवंश की छतरियों में सबसे पहले लिखिएगा जी, सबसे पहले जयपुर। जयपुर, जयपुर में कौन सा वंश हुआ है? कछावा वंश। आप तो कॉपी में लिखेंगे ना, या मैप मंगाऊं? कॉपी में। तो 1 नंबर करके जयपुर। और जयपुर में कौन सा वंश हुआ है? कछावा वंश। कछावा वंश की जो छतरियां हैं वो कहलाती है आपके, याद रखिएगा, गेटोर की छतरियां। क्या कहलाती है? गेटोर की छतरियां। अब यहां से आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। एक तो ये कि गेटोर की छतरियां कहां बनी हुई है? जयपुर में। दूसरा क्वेश्चन, कछावा वंश से संबंधित छतरियां है गेटोर। लेकिन अभी सीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि जयपुर के कछावा वंश की गेटोर की छतरियां निम्न में से कौन से किले की तलहटी में बनी हुई है? जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर या फिर चौमू का किला। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये जो गेटोर की छतरियां हैं ये कहां पर है? ये है आपके नाहरगढ़ किले की तलहटी में निर्मित है। 1 नंबर करके लिख लो जयपुर। जयपुर में कछावा राजवंश। कछावा राजवंश की छतरियां गेटोर की छतरियां कहलाती है। और गेटोर की छतरियां कहां पर है? तो जयपुर में है। जयपुर में कौन से किले की तलहटी में है? नाहरगढ़ किले की तलहटी में निर्मित छतरियां हैं आपके गेटोर। तो गेटोर, जयपुर, कछावा, नाहरगढ़ किले की तलहटी। याद हो गया? क्वेश्चन और यूनिक सा पूछ सकता है आपको, उसकी इच्छा हो तो। वो पूछेगा आपको कि निम्न में से जयपुर के कछावा वंश का वह राजा जिसकी छतरी गेटोर में नहीं है, और ऑप्शन दे देगा वो सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, और आपको दे देगा मान सिंह। तो आपको याद रखना है सवाई ईश्वरी सिंह, क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी 1750 के अंदर। सरगासुली जो इसरलाट है ना, जो जयपुर का क्या है, विजय स्तंभ, जयपुर का कुतुब मीनार जिसे बोलते हैं, उसे कूदकर आत्महत्या की। और आनन फानन के अंदर वहीं पर उनका क्या किया गया? अंतिम संस्कार। तो एक नोट करके लिखना, ये लिख लिया, उसके बाद में नोट लगा और लिखो। नोट लगा के लिखो, सवाई ईश्वरी सिंह को छोड़कर, सवाई ईश्वरी सिंह, रुको, छोड़कर नहीं लिखना, इतने लिखो, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी डैश करके लिखो इसरलाट के पास। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी डैश करके लिखना है इसरलाट के पास। इसरलाट का ही दूसरा नाम क्या है? सरगासुली। इसरलाट का ही दूसरा नाम सरगासुली है ना? होगा क्या करना, बड़ा आदमी है, सब तो लिखाया है आपको, सब कुछ तो लिखाया है। कोई नहीं, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी डैश करके लिखो इसरलाट
के पास लिख लिया, कोष्टक में जयपुर लिख लो, वरना क्या पता समझो चित्तौड़गढ़ में है ये। ये कहाँ है जयपुर में? जयपुर में कहाँ है ये? तिरपोलिया बाजार, वहां पर। ठीक है, इसको पढ़ो वापस, क्या लिखाया है, सबको समझ में आ रहा है या मुझे ही लग रहा है केवल? इनको सही तरीके से लिखवा दो, बिल्कुल तरीका चिंता ही मत करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 नंबर करके लिख लिया ना आपने? पढ़ लिया? याद हो गया? गेटोर, जयपुर, कछावा, नाहरगढ़ किले की तलहटी, ईश्वरी सिंह की कहाँ है, मतलब उसकी यहां नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, नंबर 2 लिखो। जोधपुर कौन सा वंश हुआ है? राठौड़। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। नंबर 2, जोधपुर राठौड़ वंश। अब यहां पर दो बातें हैं, देखो। जोधपुर के जो राजा हैं और जोधपुर की जो रानियां हैं, इनकी छतरियां अलग अलग बनी हुई है। राजा की जो छतरियां हैं वो तो है मंडोर में। कहाँ है? मंडोर की छतरियां। और मंडोर की छतरियां बनी हुई है मंडोर में, और कहाँ है? जोधपुर में। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों में जो रानियों की छतरियां हैं वो है आपके पंचकुंड की छतरियां। हालांकि बनी हुई ये भी कहां पर है? पंचकुंड की छतरियां ये भी कहां पर है? जोधपुर में। और यहां पर टोटल कितनी छतरियां बनी हुई है? तो याद रखना है 49 छतरियां। मतलब पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन कभी पूछ लेगा वो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो रानियां हैं उनकी 49 छतरियां निम्न में से क्या कहलाती है? पंचकुंड की छतरियां। बाकी पंचकुंड एक स्थान है, कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर। मृगवन है ना, मृगवन सुना है? हमारे राजस्थान में 7 मृगवन है, उनमें एक मृगवन है पंचकुंड मृगवन पुष्कर में। बट पंचकुंड की छतरियां पूछे तो कहां है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर की जो रानियां हैं उनकी छतरियां कहलाती है पंचकुंड की छतरियां, जबकि राजा जो है उनकी क्या छतरियां कहलाती है? मंडोर की छतरियां। ये दोनों ही मिलाकर क्या कहलाती है? कागा की छतरियां। लिखो, लिखो आप पहले आराम से। मंडोर जोधपुर में, पता है ना आपको? मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर। बनाने वाला राजा कौन था? रावचुंडा। पहली राजधानी कौन सी थी राठौड़ों की? खेड़। किसने बनाई थी? सिया ने। गोहिल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। नागदा किसने बनाई थी? बप्पा रावल। कच्छा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। किसने बनाई थी? बीकानेर के राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी? हाँ, कोडम दे। राव बीकानेर बनाई थी ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बनाई। रिवीजन करो भाई, रिवीजन करो। अब सारे एग्जाम इस साल ही तो है। पहले चलो आप सोच रहे थे 2027-28 तक देख लेंगे, बट अब तो 2024 में है ना एग्जाम। सीईटी के एग्जाम है।
पशु परिचर के एग्जाम हैं। बाकी रह गई है वो और आ जाएगी। लिख लिया? तो वो जयपुर और ये जोध। अब नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो। कागा की छतरियां, कागा, कागा की छतरियां, डेस करके जोधपुर के राठौड़, जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी छतरियां क्या कहलाती है? कागा की छतरियां। यहां पर एक मेला भरता है कागा में। कागा की छतरी लिखी? फिर कागा की छतरी के नीचे से तीर करो, लिखो मेला, मेला, और डैश करके लिखो शमशानों का मेला कहलाता है। लिखता हूं, कागा शमशानों का मेला। भूत आते हैं जी, इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि भूतों की नाडी किसे कहा जाता है? जोधपुर को नोट में अगली लाइन ये लिख लो, भूतों की नाडी। लिखा दिया? तो 8:16, आज से जस्ट 10 दिन के बाद वापस पूछूंगा, ठीक है? ओके। तो भूतों की नाडी जोधपुर इस वजह से कहलाती है वो, ठीक है? चलिए, 2 बातें कंप्लीट, ठीक है? जयपुर और जोधपुर देख लिया। नेक्स्ट, अगली बात लिखिए आप, वो लिखिए उदयपुर। नंबर 3 उदयपुर। उदयपुर और उदयपुर के कोष्टक में आपको लिखना है सिसोदिया। उदयपुर और कोष्टक में लिखना है सिसोदिया। अब देखो यहां थोड़ा सा बोर्ड पर, उदयपुर के अंदर वैसे जो वंश हुआ है वो गुहिल है, गुहिल की ही शाखा है सिसोदिया। सिसोदियाओं के जो राजा बने हैं उनका जहां अंतिम संस्कार किया जाता था, जहां पर छतरी बनती थी, वो स्थान है आहाड़, इसीलिए उसे कहा गया आहाड़ की छतरियां। और आहाड़ की छतरियां कहां पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है? पहला राजा जिसकी यहां छतरी बनी और उसके बाद में सभी राजाओं की छतरी बनी। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयपुर का वह शासक जिसकी प्रथम छतरी आहाड़ में बनी थी, उसके बाद में जितने भी राजा हैं उन सभी की छतरियां कहां पर बनी? आहाड़ में। पहला किसका? कौन था पहला राजा? नहीं, मैंने तो आपको लिखा रखा है, मैं बता भी दूंगा कहां लिखा रखा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहाड़ में प्रथम छतरी किस राजा की है? प्रथम छतरी जिसकी बनी है वो है आपके महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। और महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है ये कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र है ना। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि सांगा की छतरी कहां है, बप्पा राहुल की छतरी कहां है, प्रताप की छतरी कहां है, ये अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन अमर सिंह फर्स्ट के बाद में सभी की जो छतरियां हैं वो कहां पर बनी हुई है? आहाड़ में। और मेवाड़ यानी कि उदयपुर ही वे रियासत है जहां पर सर्वाधिक महिलाएं क्या हुई है? सती। और महिला सती क्या होता है ये? ओके, बिल्कुल, जैसे किसी राजा की मृत्यु हुई, राजा का अंतिम संस्कार जहां किया जाएगा वहां चिता जलेगी, उसी चिता के अंदर उस राजा की जो रानी है वो क्या कर लेगी?
क्षति। तो सर्वाधिक क्षति कहां हुई है? उदयपुर में। इसीलिए आहड़ की क्षत्रियों को ही क्या कहा जाता है? महासतियों का टिल्ला। महासतियों का टिल्ला। कोष्टक में लिख लेना महासत्य, महासत्य। उतारो। ये बात समझ में आई? वैसे लिखा रखी है आपको मैंने पहले भी ये, हालांकि मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु कब हुई, मैंने आपको डेट सहित भी लिखाया है। लिख लिया? नंबर 4, नंबर 4 लिखिए। जैसलमेर, और जैसलमेर में हुआ है कौन सा वंश? भाटी वंश। और जैसलमेर के जो भाटी वंश हैं, इनकी जो छत्रियां हैं वो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, बड़ा बाग की छत्रियां। बड़ा बाग की छत्रियां। बड़ा बाग की छत्रियां लिखो। नंबर 4 जैसलमेर, जैसलमेर में भाटी वंश, और भाटियों के अंदर जो छत्रियां हैं उन्हें कहते हैं बड़ा बाग की छत्रियां। हाँ, सुबह सुबह पढ़ने में आनंद आता है। सुबह सुबह कुछ भी करो आनंद ही आता है। यदि सुबह सुबह उठ के घूमने चले गए तो भी आनंद आ जाएगा, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं तो भी आनंद आ जाएगा, सुबह सुबह जिम जा रहे हैं तो भी मजा आ जाएगा। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि बॉडी रिलैक्स थी ना, पूरी रात भर पड़े थे। हाँ हाँ। आराम से पढ़िए। लिख लिए ये? नंबर 5, नंबर 5 लिखिएगा बीकानेर। और बीकानेर में कौन सा वंश है? राठौड़। और बीकानेर के जो राठौड़ हैं, इनकी जो छत्रियां हैं वो क्या कहलाती है? तो याद रखना है देवी कुंड की छत्रियां। देवी कुंड की छत्रियां। 10। देवी कुंड की छत्रियां लिखो। बीकानेर, राठौड़ और देवी कुंड की छत्रियां। जोधपुर के राठौड़, कागा की छत्रियां, मंडोर की छत्रियां, पंचकुंड की छत्रियां। जयपुर गेटपुर की छत्रियां। उदयपुर आहड़ की छत्रियां। ठीक है। जैसलमेर बड़ा बाग की छत्रियां। लिख लिए? चलो आगे। नेक्स्ट, नंबर 6 लिखो बूंदी। बूंदी में हुए हैं हाड़ा, और इनकी जो छत्रियां है वो कहलाती है केसर बाग की छत्रियां। केसर बाग की छत्रियां। केसर बाग की छत्रियां।
ठीक है, लिख लिया। नंबर 7 वो है कोटा। कोटा में भी हाड़ा ही हुए हैं। कोटा के अंदर जो छतरियां हैं वो कहलाती है सारबाग की छतरियां। शारबाग की छतरियां, सारबाग कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर? जैसलमेर में। सारबाग की छतरियां कोटा में। केसर बाग की छतरियां कहां पर है? देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अब देखिए कोटा और बूंदी इन दोनों के बॉर्डर पर बनी हुई है टोटल कितनी? 66 छतरियां, जिन्हें कहा जाता है छत्र विलास की छतरियां। अब एग्जामिनर कई बार कोटा ऑप्शन में देता है, कई बार बूंदी, बाकी है वो कोटा में। नोट करके लिखो, नोट लगा के लिखना है। छत्र विलास की छतरियां कितनी है टोटल? 66। ये कहां पर है? कोटा। यदि कोटा ऑप्शन में नहीं आए तो आपको बूंदी करना है। फिर यदि कोटा ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या करना है? बूंदी, वरना कोटा ही है। वही है, ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? और कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? सवाई माधोपुर, बिल्कुल। आवाज सही तो है? कंप्लीट। राजवंश से संबंधित छतरियां कंप्लीट। बस याद कर लो। गेटोर जयपुर, कागा की छतरियां जोधपुर, देवी कुंड की छतरियां बीकानेर, केसरबाग की छतरियां बूंदी, आड़ की छतरियां उदयपुर, सारबाग की छतरियां कोटा, छत्रविलास की छतरियां कोटा। 49 पंचकुंड, 66 छत्रविलास। कंप्लीट। 1 मिनट, मात्र 30 सेकेंड में। जब तक आप रात को सोते हैं और तब तक आप ऐसे नींद में बड़बड़ाते नहीं है ना कि ये छतरी वहां है। घर वालों को पता चलना चाहिए ये इतना पढ़ता है या पढ़ती है। ऐसे हाथ वाथ जाने चाहिए दूर दूर तक, वो रही बड़ा बाग की छतरिया। घर वाले नहीं कहते कभी, इसका मतलब इतना पढ़ते नहीं आप। चलो, एक बार घर जाकर रिवीजन करना है, ठीक है? आपको प्रेरणा लेनी चाहिए 12th के विद्यार्थियों से। मोटिवेशन जो है ना वो कहां पर है? 12th के वे विद्यार्थी जो नीट जेई की तैयारी करते हैं ना, वो 14-14 घंटे पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारे सामने इतना कंपटीशन है, कम से कम 10 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे। क्या वो नहीं पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का तरीका यूनिक है। पढ़ने का तरीका यूनिक क्या है? सिंपल सी बात है, वो जहां जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो साल भर तैयारी करते हैं और उनका फिक्स है कि 1 साल के बाद में एग्जाम होना तय है। इस कंपटीशन के जो विद्यार्थी है ना, ये गवर्नमेंट जॉब के जो हैं, ये विद्यार्थी कम टाइम में ज्यादा मांगते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 3 महीने पढ़ लूंगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 महीने में कुछ नहीं होगा। पढ़ने का तरीका बिल्कुल उन विद्यार्थियों जैसा रखना है। वो विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनकी क्लास होती है 6-6, 7-7 घंटे होती है, उसके बाद में घर जाकर वो उन्हीं का रिवीजन करते हैं और सुबह वापस वहीं से शुरू कर देते हैं। यही आपको करना होता है।
घर जाकर 100%, यदि आज आप कोचिंग आए हो, आपने कोचिंग में पढ़ा है, तो शाम तक इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। नहीं आए हो वो अलग बात है, ये 12th के विद्यार्थियों का तरीका होता है पढ़ने का, तभी तो उनको वो दिक्कत नहीं। अगले दिन फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, पुराना तो आ रहा है ना उसको। और ऐसा भी नहीं है, घर जाकर आराम से रिवीजन करना होता है। हम तो क्या है, हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। एक तो पेन ले लेंगे और ऐसे, मतलब कॉपी को ये बता रहे हैं कि देख कोई पूछे ना तो ये बता देना कि मैंने पढ़ा है, सबूत दे रहे हैं ये, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो घर जाकर एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा, कन्फर्म है। आप क्या करते हो, जैसे आज मैंने पढ़ाया, अब 3 दिन के बाद में पढ़ेंगे ना, तो फिर बहुत दूरी हो जाएगी, आपको ये अजीब से लगेंगे, अच्छा यहाँ पर है क्या, और घर जाकर पढ़ेंगे शाम तक तो क्लियर हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर एकदम सही हो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन डेली कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में हो जाएगा क्वेश्चन। फिर संडे को एक बार संपूर्ण रिवीजन करना चाहिए ना, टॉपिक जैसे अब आज जैसे रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ना है, टॉपिक कंप्लीट हुआ है उस समय वापस उसको पढ़ना है, फिर एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं। और काम बहुत सारे हैं, उस टॉपिक के एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं कि अब तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब इसके पर्सन कर लेते हैं कि कैसे पूछे गए, फिर पूरा क्लियर हो जाता है कि ये सर ने पढ़ाया, ये मैंने पढ़ना, और क्वेश्चन ऐसे आना है। ये बात केवल जीके की नहीं कह रहा हूं मैं, हर सब्जेक्ट की यही कहानी है। ठीक है, हेडिंग डालो, काफी अब मोटिवेशन में आग लग गई ना, अब हेडिंग डालो। खंबे की संख्या के आधार पर छतरियां, या फिर ऐसे लिखो, खंभों की संख्या पर आधारित छतरियां। जैसे आपको एग्जाम डायरेक्ट पूछता है ना कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, वो छतरियां अब हम पढ़ेंगे। खंभों की संख्या पर आधारित छतरियां। ठीक है, तो अब वैसे लिखाने में मैं एक साथ में लिखा दूं आपको, 84 से लेकर अधूरी छतरी तक, एक खंभे की छतरी तक, लेकिन वो काम की नहीं है आपके कोई, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ना। ये हेडिंग डाली, इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग डालो, 84 खंभों की छतरी इस प्रकार से होती है ये छतरी। देखो बेचारा आदमी बड़ी शांति से बैठा है यहाँ जाकर, परेशान है ये सोच रहा है मैं सीटी 10+ दूं या ग्रेजुएशन दूं, बड़ा कंफ्यूज है इसका। हेडिंग डालो, 84 खंभों की छतरी। अब देखिए, एक तो पहला ही क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट वन लाइनर कि 84 खंभों की छतरी कहां है। तो कहां पर है ये 84 खंभों की छतरी, तो याद रखिएगा 84 खंभों की जो छतरी है वो है देवपुरा गांव में। और देवपुरा गांव कहां है, बूंदी में। कई बार ऐसे यूनिक से क्वेश्चन होते हैं जहां पर वो जिला ना पूछ के स्थान पूछ लेता है कि 84 खंभों की छतरी कहां है, देवपुरा गांव, जो कि कहां पर है, बूंदी के अंदर। ये जो छतरी है, इस छतरी का निर्माण, पहले देखो आज से 3-4 साल पहले पेपर आप उठाएंगे तो केवल निर्माणकर्ता कौन है वो पूछता है, अब ये पूछता है कि निर्माण हुआ कब है। 84 खंभों की जो छतरी है, इसका निर्माण जो हुआ है वो किसने करवाया है, तो राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में। बूंदी के राजा हैं राजा अनिरुद्ध, उन्होंने धाबाई देवा की याद में एक छतरी बनाई है 84 खंभों की। और कब, तो याद रखिएगा 1683 से लेकर 95। अगला आता है कि ये जो 84 खंभों की छतरी है ये कितने मंजिल हैं,
तो ये 3 मंजिल है। कितने मंजिल हैं? 3 मंजिल। इस पर आप देखेंगे ना, तो देखिए यहां पर जैसे ये गाय है, पशु पक्षियों के क्या है इस पर चित्रण है। वे काम सूत्र पर आधारित चित्र है। उतारो। बट आजकल आरएसएस भी बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो पूछता है कि 84 खंभों की छतरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और वो 4 लाइनें देता है कि ये छतरी बूंदी के देवपुरा गांव में है, इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध के समय हुआ है, इसका निर्माण 1783 से लेकर 95 के मध्य हुआ है, और ये 3 मंजिला है। इस प्रकार से, ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखनी। ये उतारो। मेहनत पूरी करते फिर देखो, नौकरी लगने का एक ही तरीका है, वो है ईमानदारी से मेहनत। मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ेगी। अब वो भी मुझसे नहीं पूछना है कैसे करें ईमानदारी से। पढ़ने में हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो ये बात तो हुई किसकी? 84 खंभों की छतरी की। पूछ ले आपको कि राजस्थान में 84 खंभों का मंदिर कहां है, नोट लगाओ। ये लिख लिया? ये लिखो पहले, और फिर नोट लगाना है। बिल्कुल पूजा, आपकी बात हमने सुन ली है। हम टीम से बात करेंगे, टेस्ट वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। मनपुल ठीक है। मंजीत हाँ। हाँ लिखो, नोट में लिखो 84 खंभों का मंदिर, 84 खंभों का मंदिर। और 84 खंभों का जो मंदिर है वो कहाँ है? कहाँ है? कभी ना कभी ऐसे पढ़ा होगा, कभी ना कभी नहीं पढ़ा, तो लिखो फिर महामंदिर जोधपुर। 84 खंभों का मंदिर, डेस करके लिखो महामंदिर जोधपुर। महामंदिर लिखा, महामंदिर जोधपुर। महामंदिर में क्या है यहां पर? नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये, ठीक है। तो महामंदिर जहां लिखा है ना, वहां तीर करो और लिख लो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। वैसे इस महामंदिर का निर्माण किसने करवाया है वो तो हम आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा कि मारवाड़ के राजा हैं मान सिंह, उनके द्वारा करवाया गया, ठीक है। लिख लिया? ये कंप्लीट हो गई आपके 84 खंभों की छतरी। देवपुरा स्थान पूछ रखा है क्वेश्चन डायरेक्ट, कि कहां पर है? देवपुरा में। क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कौन से जिले में है? बूंदी में। क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसकी टाइमिंग थोड़ा याद रखना, 1683 से 95 पढ़ के जाओगे, वहां पर 1883 देगा वो, 1883 से लेकर 95। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो केवल थोड़ा सा शब्द चेंज करता है। आप भी तो इंटेलिजेंट हो गए ना अब। लिखो नंबर 2, 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी। अस्सी खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहां है?
तो लिखो अलवर में, अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने मुस्सी महारानी की याद में इसीलिए तो, अच्छा ये निर्माण कब हुआ है? तो 1815 ईस्वी में। इसीलिए याद रखिएगा इसी छतरी का एक अन्य नाम है, इस छतरी का जो अन्य नाम है वह है मुस्सी महारानी की छतरी। तो जरूरी नहीं है वो 80 खम्भों की छतरी देकर पूछे कहाँ है, वो पूछ ऐसे भी लेगा कि मुस्सी महारानी की छतरी कितने खम्भों पर आधारित है, 84 80 ऐसे पूछ लेगा। ठीक है। अब आपको ये नहीं समझना है कि ये जो मुस्सी महारानी है ये महाराजा विनय सिंह की रानी है, ये इसकी रानी नहीं है, ये किसी और की रानी है। किसकी है ये जो मुस्सी महारानी है ये बख्तावर सिंह की रानी है। अलवर के राजा है ना बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद में मुस्सी महारानी सती हुई थी, इसीलिए विनय सिंह ने मुस्सी महारानी की याद में क्या बनाई थी? 80 खम्भों की छतरी। ठीक है। तो ये बख्तावर सिंह की रानी है। अलवर के राजा बख्तावर सिंह के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलो कोई नहीं, नहीं जानते तो बाकी आपको लिखा रखा है मैंने 1857 क्रांति के समय, लेकिन ध्यान नहीं देते, नहीं देते। अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचते? ईमानदारी से की गई मेहनत अलग ही झलकती है, और बेईमान से लगे हुए लोग मुंह उठा नहीं सकते। तो वो 81 ऐसा ही वो कहाँ करेंगे? अब देखो उनके पाप का घड़ा फूट गया तो बाहर आ गए। तो ये बख्तावर सिंह की क्या है? रानी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये कितने मंजिल है? कितने मंजिल है? अरे बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2 मंजिल। कितनी मंजिल है? 2 मंजिल है ये। दिख रही है 2 मंजिल? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी महारानी की छतरी 80 खम्भों पर आधारित है, निम्न में से कौन सी मंजिल सफेद संगमरमर से निर्मित है? दूसरी, पहली है लाल पत्थरों से, दूसरी है सफेद संगमरमर से। तो लिख लो, एक तो पहली मंजिल लाल पत्थरों से, और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से। नहीं दिख रहा होगा आपको शायद ना, दिख तो जाएगा, दिख रहा। तो ये पहली मंजिल लाल पत्थरों से है, दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से है। दूसरी मंजिल पर याद रखिएगा रामायण व महाभारत के चित्र हैं। रामायण और महाभारत के क्या बने हुए हैं? चित्र। बस ये उतार लो, 80 खम्भों की छतरी।
लिख लिया? अब नोट करो। लिख लिया? अब लगाओ नोट। नोट लगा के लिखो बख्तावर सिंह की छतरियां। बख्तावर सिंह की छतरियां। बख्तावर सिंह की छतरियां दो जगह हैं, डैश करके एक तो लिखना है अलवर और एक लिखना है जोधपुर। बख्तावर सिंह की छतरियां दो जगह हैं, ठीक है, एक अलवर है एक जोधपुर है। ये बख्तावर सिंह, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कौन सी संधियां की थी? इन्होंने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की थी। अलवर रियासत है ना, पहली भरतपुर है, डेट याद नहीं हुई है, आज भी मुझे पता है। भरतपुर ने 19 सितंबर 1803 में की थी, रणजीत सिंह राजा थे। अलवर ने कब की थी? 14 नवंबर की थी 1803, बख्तावर सिंह। ये लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आगे, वो भी लिख लिया। अब देखिए पहले आप, एक तो 32 खंभों की छतरी है भीलवाड़ा के अंदर, जो कि किसकी है? जगन्नाथ कछावा की। एक 32 खंभों की छतरी है जो कि है आपके सवाई माधोपुर के अंदर, और ये किसकी है? हाँ, हमीर देव चौहान ने बनाई थी अपने पिता जेत्र सिंह की याद में। तो एक तो ये सवाई माधोपुर में है और एक कहां पर है? भीलवाड़ा में। दोनों को एक साथ लिखते हैं। बत्तीस खंभों की छतरी, एक तो 32 खंभों की छतरी है आपके रणथंबोर। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर। और एक 32 खंभों की छतरी कहाँ है? कितनी बार बताया आपको, बताओ कहाँ है? भीलवाड़ा में कहाँ है? सबसे यूनिक क्वेश्चन यही है ना। मांडल में है या मांडलगढ़ में है? तो मांडल, भीलवाड़ा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो लिख देता हूं। मैं मांडलगढ़ कर दूंगा, अभी कर दूंगा, मुझे तो क्या लगेगा। चलो, सोच लो। देखो 32 खंभों की छतरी दो जगह, एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, किसकी है ये है जेत्र सिंह की छतरी। जेत्र सिंह चौहान की छतरी। और ये जो जेत्र सिंह चौहान की छतरी है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? वो करवाया है इसके पुत्र हमीर देव चौहान ने। चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, याद में, याद रखिएगा। ये तो है 32 वर्षों के शासनकाल की याद में जेत्र सिंह चौहान की छतरी रणथंभौर में। एक यहां मांडल भीलवाड़ा के अंदर जो छतरी है वो है जगन्नाथ कछावा की छतरी।
जगन्नाथ कछावा की छतरी। इस छतरी की एक खास बात है, देखो क्या है। इस छतरी की एक खास बात है, ये रही भीलवाड़ा वाली, कि यहां पर जो है वो क्या बने हुए हैं, गोल गुबुंद बने हुए हैं, और ये किस में बनते हैं, मुगलों में। इसीलिए आपको पूछा जाए कि वह 32 खम्भों की छतरी जो हिंदू मुगल शैली में बनी हुई है, और यहां पर एक शिवलिंग भी स्थापित है, 5 फीट शिवलिंग स्थापित है। पूछा नहीं है कभी, लेकिन याद रख लेना थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, उतारिए। ये आपके 32 खम्भों की छतरियां, तो ये मांडल में है, ठीक है। मांडलगढ़ में क्या है, शांगा की छतरी बनी हुई है, महाराणा सांगा की, महाराणा प्रताप की चावंड में, बारडोली, दोनों की ही 8 खम्भों की है। निर्माण के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जगन्नाथ कछावा राजा नहीं थे। जगन्नाथ कछावा महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम दूत था 1584 में, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। बड़लू का युद्ध 1857 के अंदर हुआ था। मारवाड़ की सेना थी और आसोब के एक ठाकुर थे शिवनाथ, उनके मध्य। लिख लिया, चलो आगे। तो ये 32 खम्भों की छतरी। अब देखो, जोधपुर जिला है, इस जोधपुर के अंदर एक तो बनी हुई है 20 खम्भों की छतरी, और एक बनी हुई है 18 खम्भों की छतरी। अब जो 20 खम्भों की छतरी है, ये 20 खम्भों की छतरी तो कहलाती है सेनापति की छतरी। ये कौन था सेनापति? इस सेनापति का नाम है अखेराज सिंघवी। इसकी छतरी है, इसीलिए इसी 32 खम्भों की छतरी का एक और अन्य नाम है, और वह है सिंघवियों की छतरी।
और 18 खंभों की जो छतरी है इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री की छतरी। कौन प्रधानमंत्री? तो वो है आपके राज सिंह कुंपावत। जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे ये। इनकी छतरी बनी हुई है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री की छतरी कहां बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। कितने खंभों की है वो? 18 खंभों की। कौन सा प्रधानमंत्री है? राज सिंह कुंपावत, जो कि मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था। इधर सेनापति की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 20। प्रधानमंत्री में खंभों की संख्या कितनी है और सेनापति में कितनी है? 20। मतलब प्रधानमंत्री कम है और सेनापति की क्या है? ज्यादा। लिखो। वाली 9। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारे राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 9। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो ये लो। निम्न आकृति में इसने क्या बोला है? कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम लाइनें पूछिए। मतलब एटलीस्ट का मतलब मिनिमम भी होता है। कितना होगा? सही गणना करो।